चलिए यार, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछली क्लासेस में एफआईआर को डिटेल में कर लिया है। जितने भी उसके पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, उसके जितने भी पॉसिबल एंगल्स हो सकते थे, दैट वी हैव कवर्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस एपिसोड्स। इन दिस एपिसोड वी विल बी स्टार्टिंग विद इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि अक्यूज को मतलब सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो बरी होगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है इन्वेस्टिगेशन पर। हाँ, ट्रायल में एक इंटीग्रल पार्ट प्ले किया जाता है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के द्वारा, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होता है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंटीग्रल पार्ट है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो अब हम शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हालांकि हमने बेसिक्स थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का पहले भी कवर किया है, लेकिन अब हम हर चीज को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? तो इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2H। तो दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर, ये प्रीलिम्स में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहां पर डिफाइंड है। तो जो मेन डेफिनेशंस हैं उनका आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। तो फॉर इन्वेस्टिगेशन इट इज सेक्शन 2H। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है। सेक्शन 2H की डेफिनेशन कहती है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, मीन्स नहीं है, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्या कह रहा है ये? सीआरपीसी के अंदर कोई भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस कि कोई भी प्रोसीडिंग होगी, उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अब क्या करेगी पुलिस? इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब पुलिस कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए कोई भी प्रोसीडिंग करेगी, और सॉरी, पुलिस नहीं कहना चाहिए, कौन करेगा वो अभी हम देखेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए सीआरपीसी के अंडर कोई भी प्रोसीडिंग की जाए वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। अब सवाल उठता है कौन करेगा? हु कैन कंडक्ट दिस कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थिंग? यहां पर आते हैं हमारे पास दो पहलू। पहली बात, पुलिस ऑफिसर कर सकता है। ये तो मतलब जायज सी बात है यार, क्योंकि एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर की है, तो इन्वेस्टिगेशन का काम भी पुलिस का है। तो पुलिस ऑफिसर को तो हमें ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस का काम देना ही देना था, इसलिए कौन कर सकता है? पहला हो गया पुलिस ऑफिसर। और दूसरा हमने किसको दे दिया काम? एनी पर्सन। लेकिन ये पर्सन कौन होगा? मतलब क्या मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं क्या किसी भी ऑफेंस को? तो उसको समझने के लिए हमें डेफिनेशन में आगे जाना पड़ेगा, और उसमें क्लियरली लिखा गया है वो व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सुमित दलाल कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, अंकित कैन नॉट इन्वेस्टिगेट। हु कैन इन्वेस्टिगेट? पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने के लिए है, वो ये है कि ये कोई मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जो एनी पर्सन है वो मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। ही कैन ऑथराइज एनी पर्सन, लेकिन दैट पर्सन शैल नॉट बी अ मजिस्ट्रेट। आप देखिए, पुलिस ऑफिसर का तो हमें पता है कि पुलिस ऑफिसर तो इन्वेस्टिगेशन करता है। ये एनी पर्सन का एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। उसके लिए आप अपना बेरेक्ट खोलिए और सेक्शन 202 निकालिए। सेक्शन 202, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। एनी मजिस्ट्रेट, आपको याद होगा सेक्शन 202 का कंटेक्स्ट किस उसमें था कि जब हम सेक्शन 200 में डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद, आफ्टर द मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अक्यूज को बुलाने से पहले, अक्यूज के अगेंस्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस करने से पहले वो और श्योर होना चाहता है कि इसमें हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में सेक्शन 202 उसको क्या पावर देता है? सेक्शन 202 उसको पावर देता है कि वो या तो खुद इंक्वायर करे, आइदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर और बाय एनी सच अदर पर्सन। देखिए आ गया ना अदर पर्सन। हम सोच रहे थे कि ये एनी सच अदर पर्सन कब इन्वेस्टिगेट करेगा, तो हमने देखा जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। तो अगला सवाल ये आया कि भैया मजिस्ट्रेट कब ऑर्डर करेगा? तो उसका एक एग्जांपल हमने देखा सेक्शन 202 में, जब मजिस्ट्रेट श्योर होना चाहता है कॉग्निजेंस लेने के बाद
और इश्यू ऑफ प्रोसेस से पहले। इश्यू ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है? इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है जब हम अक्यूज्ड के अगेंस्ट इश्यू ऑफ प्रोसेस करते हैं उसको बुलाते हैं, तो समन के माध्यम से बुलाएंगे या वारंट के माध्यम से बुलाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले इश्यू ऑफ प्रोसेस करने से पहले मजिस्ट्रेट साहब ये बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहते हैं, ही वांट टू बी श्योर कि मैं अक्यूज को बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो अब उसका समाधान क्या है कि भैया इंक्वायर कीजिए, या तो आप खुद इंक्वायर करेंगे या फिर आप इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देंगे। किसको देंगे? पुलिस ऑफिसर से करा सकते हैं आप इन्वेस्टिगेशन, या किसी अन्य व्यक्ति से जिसको कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे, एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हम 2H में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हमें दो इंटीग्रल पार्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है कि कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन है क्या? इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस से संबंधित कोई भी प्रोसीडिंग सीआरपीसी में वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी, लेकिन किसके द्वारा? ये पहली कंडीशन होगी कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और दूसरी कंडीशन वो किसके द्वारा होनी चाहिए? वो कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है या कोई एनी पर्सन हो सकता है। एनी पर्सन कौन होगा? जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। हमने देखा सेक्शन 202 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है, और वो खुद मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। ये जो मैंने आपको बताया वो यहीं पे लिखा गया है। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कन्फाइंड टू इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट बाय पुलिस ओनली, एग्जाम्पल सेक्शन 202। मतलब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ, अगर सवाल ये आ जाए, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर कर सकता है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि 2H ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन को दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज क्लियर। इट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स। पार्ट 1 इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कोई भी प्रोसीडिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस से संबंधित है सीआरपीसी में, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी, बशर्ते वो या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाए या वो किसी एनी पर्सन के द्वारा की जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाए जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, और वो खुद मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक सेकंड, चलिए। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, हम ये देखना चाहते हैं कि ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ, और हुआ है तो किसने किया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट वेदर द ऑफेंस अलेज्ड, जिसका ऑफेंस अलेज है, मतलब जिसका एलिगेशन लगाए कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, वो हुआ भी है या नहीं, हैव बीन कमिटेड, एंड इफ सो, अगर कमिट हुआ है तो किसने किया। दिस इज एज सिंपल एज दैट। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक ये है, लेट्स चेंज द कलर, एक सेकेंड, दिस वन विल गो। हाँ जी, अगला टॉपिक है कि क्या सीआरपीसी 2 काइंड ऑफ एफआईआर के बारे में बात करता है। तो इसका जवाब है यस। कैसे करता है वो मैं आपको भी बताता हूं। सेक्शन 157, सेक्शन 157 आप अपने बेरेक में निकालिए, और 157 से हम डीकोड करके निकालने की कोशिश करेंगे कि सीआरपीसी में एफआईआर 2 तरीके की होती हैं। सेक्शन 157 देखिए, अब पढ़िए आप अपने बेरेक में। इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, क्या शब्द है? 2 शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, और दूसरा क्या है? अदरवाइज। ठीक है, अब चलिए ये यहां पर मार्क कर लीजिए। अब आते हैं, इसको मैं समझाता हूं डिटेल में, इन 2 शब्दों का मतलब क्या है। देखिए, तो सेक्शन 157 जो है वो 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा? पहला है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और दूसरा है अदरवाइज। इनका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड का मतलब है जो हम सेक्शन 154(1) में हमें जो इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन दे रहा था ना, कोई भी आकर हमें जो थाने में इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसको हम बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। भाई या तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, या फिर कोई और तरीका हो अदरवाइज, जैसे कि पुलिस वहां पर गई है, पुलिस ने खुद देख लिया। तो दोनों केसेस में अगर हमें इंफॉर्मेशन आके इंफॉर्मेंट देता है तो भी हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे, और अगर किसी दूसरे तरीके से हमें पता चलता है, हमें किसी ने नहीं बताया,
कोई इंफॉर्मेंट थाने में नहीं आया और उसने हमें कुछ नहीं बताया, नहीं। या तो पुलिस ऑफिसर वही है, पुलिस ऑफिसर के सामने ही कोई ऑफेंस हो जाए तो किसी ने बताया थोड़ी ना, उसको खुद पता चला है। या फिर आपके पास एक टेलीफोनिक मैसेज आता है जो कि क्रिप्टिक है। हमने क्या कहा था कि अगर टेलीफोनिक मैसेज क्रिप्टिक होगा तो वो एफआईआर नहीं होगी, 154(1) की इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। तो वहां पर क्या होगा, पुलिस ऑफिसर जो सूचना मिली है वहां पर जाके देखेगा स्पॉट पर कि जो सूचना मिली है वो सही भी है या नहीं है। अब जब वो स्पॉट पे पहुंचा तो उसे पता चल गया कि हाँ ऑफेंस हुआ है, तो यहां पर उसको किसी ने बताया नहीं है, वो स्पॉट पर गया है, स्पॉट पर जाकर उसे पता चला है, तो ये भी किस में आएगा, अदरवाइज में। तो चाहे हमें कोई आकर बताए, सेक्शन 154(1) में इंफॉर्मेंट आके बताए, या हमें खुद पता चले, और खुद पता चले किस में कवर हो रहा है, खुद पता चले कवर हो रहा है दिस वर्ड विच इज अदरवाइज। ठीक है, हमें खुद पता चले। एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द पीओ ऑन एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अदर देन बाय वे ऑफ इंफॉर्मेंट, बिना किसी इंफॉर्मेंट के, इंफॉर्मेंट से अलग किसी भी तरीके से अगर पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो कवर होगी अदरवाइज में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो चुकी है कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पे, और कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉलेज में कैसे आया, नॉलेज में आया भैया या तो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड या फिर अदरवाइज, जो अभी हमने देखा है। तो जैसे ही OICPS ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को यह पता चलता है, उसकी नॉलेज में आता है, उसकी नॉलेज में आता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो नॉलेज में कैसे आएगा, उसके दो क्राइटेरिया हैं, या तो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहां से, इंफॉर्मेंट से, ये 154(1) में कवर होता है, या अदरवाइज उसको वैसे इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसकी आंखों के सामने कुछ हुआ है, या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन है जो कि 154 में कवर नहीं होती। तो इन दोनों केसेस में उसको कुल मिला के हमें मतलब है कि उसको पता था या नहीं पता था। भैया चाहे इंफॉर्मेशन से पता चले या वैसे पता चले, OICPS को पता था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जैसे ही उसको पता लग जाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो एफआईआर रजिस्टर कर देगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि CRPC में एफआईआर दो तरीके की हो सकती है, एक जो 154(1) में आ रही है, ठीक है, जो इसमें कि इंफॉर्मेंट आके आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरी एफआईआर हो सकती है जब उसको बिना किसी इंफॉर्मेंट के पता चले कि हां कोई ऑफेंस हुआ है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो नॉलेज ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से है, वो कमीशन की नॉलेज उसको कहीं से भी मिले, इंफॉर्मेंट से मिले या अदरवाइज मिले, दोनों केसेस में उसको एफआईआर जो है वो रजिस्टर करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए एफआईआर हो चुकी है, अब वेरियस स्टेजेस क्या हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जो कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करने हैं, व्हाट आर द स्टेजेस दैट द इन्वेस्टिगेशन विल गो थ्रू। ठीक है, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ वंस द एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई, पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट भेजनी है। ये अकरेंस रिपोर्ट क्या है, ये क्यों भेजी जाती है, किस किस केस में भेजी जाती है, उसको हम डिटेल में करेंगे। हो सकता है पूरी एक क्लास इसको हमें देनी पड़े। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई, आपको अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी है, और बेर एक्ट में वर्ड यूज किया गया फोर्थ विद, मतलब जल्द से जल्द भेजनी है। जैसे ही आपके पास एफआईआर आए, आपने एफआईआर रजिस्टर की, एफआईआर रजिस्टर करते ही उसकी एक कॉपी, वो इंफॉर्मेशन की हाँ जी ऐसे हमारे पास जानकारी आई है, वो एक आप जानकारी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। ये सबको सबसे पहले करना है, डिटेल में हम आगे करेंगे इसको। दूसरा क्या काम करना है, आपको प्रोसीड टू द स्पॉट, जहां पर ऑफेंस हुआ है या जहां पर ऑफेंस, मान लीजिए ऑफेंस मर्डर का है, तो भैया चाकू तो लगा है इस प्लॉट पर, और फिर वहां से जो विक्टिम है वो निकल के भागा और वो आ गया प्लॉट C पर, और विक्टिम की बॉडी पड़ी है यहां प्लॉट C पे। तो इन्वेस्टिगेशन कहां पर होगी, जहां पर विक्टिम की बॉडी पड़ी है और जहां पर ऑफेंस हुआ है, यहां पर भी तो उसको कुछ सबूत मिल सकते हैं ना। तो हम प्रोसीड टू द स्पॉट करेंगे, स्पॉट ऑफ ऑफेंस या फिर जहां पर विक्टिम मिला है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द सेकंड स्टेप। तो वी विल प्रोसीड टू द स्पॉट एंड ऑब्जर्व द सीन ऑफ क्राइम। अब वहां पर पहुंचने के बाद जो हमारे पास जानकारी आई थी, उन सभी फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस को हम असर्टेन करेंगे जो कि हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ था, ठीक है जी। अगला स्टेप क्या करेगा, फिर क्या करेगा,
पुलिस ऑफिसर ये देखेगा कि भैया सस्पेक्टेड ऑफेंडर कौन कौन हो सकते हैं, किस किस के ऊपर हमें शक हो सकता है, वहां पर जो व्यक्ति होंगे उनसे पूछताछ करेगा या फिर किसी और व्यक्ति से पूछताछ करेगा सेक्शन 161 में जिनको पता हो सकता है मामले के बारे में। तो वहां पर पूछताछ करने के बाद वो डिस्कवर करेगा कि भैया ऑफेंस किसने किया है, सस्पेक्टेड ऑफेंडर कौन है, और साथ में वो उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अरेस्ट के साथ साथ और अरेस्ट के पहले या बाद में वो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करेगा। एविडेंसेस ओरल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं विटनेसेस की, उससे हम डील करेंगे सेक्शन 160 से 162 में और ये भी हम डिटेल्ड एक एपिसोड में करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस जब शुरू होगा तो वो ओरल स्टेटमेंट लेगा विटनेसेस की और डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे करेगा। ठीक है, उस केस से संबंधित जो सबूत उसे एग्जिबिट करने हैं कोर्ट में, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करेगा। साथ में मान लीजिए कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है, कोई डिस्कवरी हुई है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है ऑफेंस से रिलेटेड, उन सबका वो सीजर करेगा, मतलब उनको अपने कब्जे में लेगा, सीजर मेमो बनाएगा, विटनेसेस के साइन कराएगा। ठीक है जी, अगला स्टेप देखते हैं। कोई प्लेस उसे सर्च करनी है, मान लीजिए उसे पता चल जाए कि इस घर में ऑफेंस से संबंधित कोई सबूत है, तो उसको कोई सर्च करना है, सबूत मिलने के बाद उसको सीज करना है, ये सारे प्रोसेसेस वो पुलिस ऑफिसर करेगा। उसके बाद मौका वारदात से मान लीजिए फॉरेंसिक से रिलेटेड कुछ उसे सैंपल्स कलेक्ट किए, मान लीजिए कोई बाल पड़ा मिला, वहां पे हेयर मिला है, या फिर ब्लड स्टेन्स हैं, ठीक है, या फिर नेल मिला है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग जो कि वो फॉरेंसिक को देना चाहता है और वहां से उसकी रिपोर्ट लेना चाहता है, तो वो सारे एविडेंसेस वो फॉरेंसिक को भेजेगा और उसकी रिपोर्ट जो साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है वो सेक्शन 293 में डील होती है। सेक्शन 293 ऑल्सो वी विल डील इन डिटेल। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 293 में एक्सपर्ट हमें साइंटिफिक एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है, जो भी हमने फॉरेंसिक के उसको ओपिनियन मांगा है। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद उसने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, उसने गवाह के स्टेटमेंट ले लिए हैं, उसने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ कर ली है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ होने के बाद अब क्या करना है, जो भी उसने मटेरियल कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर उसको एक ओपिनियन बनाना है। ओपिनियन क्या बनाना है कि भैया ये जो व्यक्ति है या ये जो ऑफेंस है, इसमें हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, तीन चीज हो सकती है, हालांकि इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूं। भाई उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगे कि ऑफेंस हुआ ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्लोजर रिपोर्ट डाल देगा कि भैया हम इस मामले को क्लोज करना चाहते हैं। अब दूसरा है कि ऑफेंस हुआ है और मिस्टर ए ने किया है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, चार्जशीट पेश हो जाएगी, सेक्शन 170 रेड विद सेक्शन 173(2). या फिर ऑफेंस तो हुआ है लेकिन मिस्टर ए ने नहीं किया, जिसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही थी, जो कि अरेस्ट किया हुआ था, तो उसमें भी हम क्लोजर रिपोर्ट दे देंगे। तो कुल मिला के जितनी भी कार्रवाई पुलिस करेगी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगी, जो भी पूछताछ करेगी, वो सब खत्म करने के बाद जितना भी उसने मटेरियल कलेक्ट किया है उससे पुलिस एक ओपिनियन पे पहुंचेगी कि वो अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें वो क्लोजर रिपोर्ट दे या वो चार्जशीट पेश करे। ये क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको ये एक ब्रीफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि इन्वेस्टिगेशन में होगा क्या, इसलिए अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। बाकी सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। क्लोजर रिपोर्ट क्यों दी जाएगी, क्लोजर रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो इन्फॉर्मेंट है उसके पास क्या ऑप्शन है, चार्जशीट के बाद क्या होगा, एवरीथिंग वी विल डील इन डिटेल इन दी कमिंग एपिसोड्स। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है कि कैन दी एसएचओ हु हैड टू मैंडेटरली रजिस्टर एन एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी रिफ्रेन फ्रॉम कमेंसिंग इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हमने ललिता कुमारी वाला केस पढ़ा और इसमें हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि सेक्शन 154 मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल शब्द का उपयोग है, और जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। इसमें पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम नहीं कर रहे, हालांकि कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं ललिता कुमारी में, जो कि हमने डिटेल में कर लिए हैं कि भैया किन केस में पुलिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, करप्शन के मैटर्स में, डोमेस्टिक मैटर्स में। तो विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दोज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर ऑल दोज एस्पेक्ट्स। अभी हमें यह समझना है कि जो एफआईआर है वो मैंडेटरी है, नो डाउट अबाउट दैट।
नो डाउट अबाउट दैट कि एफआईआर जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन सवाल ये आता है कि भैया हमने एफआईआर तो रजिस्टर कर ली, एफआईआर तो क्या हुआ, पुलिस ने रजिस्टर कर ली। अब एफआईआर के बाद हमने क्या स्टेप बोला था, इन्वेस्टिगेशन। अगला स्टेप वही आता है ना। तो क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी ही करनी है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर सकती है? अपना सवाल ये है। भैया एफआईआर में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्या एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस ये कह सकती है कि भैया मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करता इस मामले में? तो उसका जवाब है यस, पुलिस ये कह सकती है। कब कह सकती है, किन परिस्थितियों में कह सकती है, वो हम समझने की अब कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के देयर आर टू सिचुएशंस वेयर इन्वेस्टिगेशन मे बी रिफ्यूज्ड बाय द एसएचओ, जहां पर एसएचओ इन्वेस्टिगेशन को रिफ्यूज कर सकता है। तो उसके लिए हमें कहां पे चलना पड़ेगा, फिर से आजिए सेक्शन 157 में। बेरेक्ट निकालिए अपना, वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए, टेक आउट योर बेरेक्ट। देखिए 157(1) मेरे साथ पढ़िए आप बेरेक्ट में। क्या कह रहा है ये, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, he shall forthwith send a report of the same to the magistrate and shall proceed in person to investigate। तो ये क्या कह रहा है, 157 क्लियरली बोल रहा है कि भैया एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, इंफॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्ट कब करेगा, जब उसके पास रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस है। अगर उसके पास ये रीजन ही ना हो कि देयर इज मतलब रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ना हो, तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल, क्योंकि ये कंडीशन लगा दी ना, ये कंडीशन लगा दी गई कि इन्वेस्टिगेट कब करेगा, व्हेन ही इज हैविंग द रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब रीजन उसके पास मान लो नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। अब आइए वापस नोट्स पे, वहां पे देखते हैं क्या किस तरीके से है। तो जैसा हमने देखा सेक्शन 157(1) में देयर शैल बी रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड इफ देयर इज नो रीजन, अगर कोई रीजन नहीं है तो भैया हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर कोई रीजन नहीं है, द एसएचओ इन्वेस्टिगेट ओनली इफ ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अलेज्ड। अगर रीजन नहीं है तो ही में रिफ्यूज टू इन्वेस्टिगेट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो पहला हमने कहा था ना कि दो सिचुएशन है जहां पर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन रिफ्यूज कर सकता है। पहला क्या बताया मैंने, नो रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और दूसरा क्या है, दूसरा है सेक्शन 157(1)(b) में। अब फिर से सेक्शन 157 खोलिए आप। अब आजिए प्रोविजो बी, सब सेक्शन 1 का प्रोविजो और उसका बी क्या कहता है ये, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। अगर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, एसएचओ साहब को यह लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है यार, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेट चाहे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने दो केसेस देख लिए। पहला केस क्या था जिसमें, एक सेकंड यार, पहला केस क्या था जिसमें देयर इज नो रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, देयर इज नो रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। और दूसरा क्या है जो हम सेक्शन 157(1)(b) में पढ़ रहे हैं, appears to the officer in charge that there is no sufficient ground for entering an investigation। वहां पर क्या था, वो कह रहा है कि ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ है। यहां पर क्या था, ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ है, और यहां पर क्या है भैया, मेरे पास ग्राउंड है कि मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूं, सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है। ऑफेंस तो कमिट हुआ है लेकिन सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। अब देखिए ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। अब ये जो मैं आगे बताऊंगा ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पुलिस मैनुअल से निकाला है ताकि आप इस फंडे को अच्छे से समझ लें। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है फॉलोइंग प्रिंसिपल्स लेट डाउन टू गाइड द एक्सरसाइज ऑफ देयर डिस्क्रिशन बाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स इन द मैटर ऑफ रिफ्यूजिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर 157(1)(b। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स दिए हैं पुलिस ने कि आप 157(1)(b) में जब आप इन्वेस्टिगेट रिफ्यूज करते हैं तो आप किन किन मामलों में इन्वेस्टिगेट रिफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मामला आता है ट्रिवियलिटी। हमने सेक्शन 95 आईपीसी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे। 95 आईपीसी ये कहता है कि भैया कोई ऑफेंस इतना हार्मलेस है,
और सॉरी, कोई ऑफेंस हार्मलेस नहीं, उसका हार्म इतना कम है, इट इज सो स्लाइट दैट नो ऑफेन पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेंट ऑफ सच हार्म। एक केस मेरे को ध्यान आ रहा है इसमें, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की तरफ फाइल फेंक के मारी, एक नॉर्मल फाइल फेंक के मारी, तो जब फाइल उसकी एल्बो से लगी तो हल्का सा स्क्रैच आ गया, हल्का सा, मतलब मान लीजिए खुरंड भी नहीं आया, बस हल्का सा, वो जब स्किन सूखी होती है तो एक वाइट कलर का स्क्रैच आ जाता है, तो वो आ जाता है। तो क्या हुआ, उसने उसने क्या किया, उसने पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करा दी, मतलब पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और जब केस चला तो सेक्शन 95 की प्ली ली गई। तो सेक्शन 95 में वो मामले आते हैं जो कि इतने हार्म स्लाइट है जिनमें प्रोसीड करना लॉजिकल है ही। द हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेंट ऑफ सच हार्म, मतलब कोई एक सामान्य सेंस और टेम्पर का व्यक्ति उनमें कंप्लेंट करेगा ही नहीं। तो मान लीजिए मामला इतना ट्रिवियल है, तो उसमें भी आप कह सकते हैं, पुलिस कह सकती है कि भाई मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करता हूं, ठीक है। दूसरा मामला सिविल नेचर का, सिविल नेचर का मामला है तो वैसे ही पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। तीसरा मान लीजिए पेटी थेफ्ट, कोई भी 10 रुपए से नीचे का थेफ्ट हुआ है, तो यार अब 10 रुपए से नीचे का तो पुलिस क्या ही इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर अक्यूज है वो ओल्ड ऑफेंडर है, वो बार बार ऐसा कर रहा है, या फिर वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, तो फिर पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि वो लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर है, या वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो ओल्ड ऑफेंडर है, तो उस मामले में पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर पेटी थेफ्ट है, 10 रुपए से कम की चोरी है, तो यार पुलिस कह सकती है कि छोड़ो यार, इसमें हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, देयर इज नो ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। अनडिटेक्टेबल सिंपल केस, कोई बहुत ही सिंपल केस है, ठीक है, और वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, मान लीजिए किसी घर में चोरी हो गई, ये ही नहीं पता चोरी क्या हुई है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि कोई प्रैक्टिकल चांस ही नहीं है डिटेक्शन का। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि केस बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस ये कहती है इसमें तो डिटेक्ट ही नहीं हो सकता, भाई डिटेक्ट नहीं हो सकता, आपका तो काम है डिटेक्ट करने का, कीजिए डिटेक्ट, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कीजिए। लेकिन मान लो वो केस ही इतना सिंपल है और उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो पहले ही पुलिस के पास इतना वर्कलोड, उस ऑफेंस की क्या इन्वेस्टिगेशन करनी, जो इंपॉर्टेंट, जो और सीरियस हीनियस ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस ध्यान दे। लेकिन यहां पर भी वही मामला आएगा कि अगर प्रोफेशनल क्रिमिनल है तो भैया फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो इसमें मैंने लिखा है कि सिंपल केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग, भाई आप किसी के घर में घुस गए, कोई पेटी थेफ्ट कर दिया जिसमें कि हमें पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी कौन सी उठाई गई, और वो कोई इतनी बड़ी, भाई प्रॉपर्टी अगर ऐसी होती कि बहुत इंपॉर्टेंट होती तो जो विक्टिम उसको पता होता ना कि मेरी ये प्रॉपर्टी चोरी हुई है, बस उसको पता है कि थेफ्ट हुआ है, कुछ उठा है जी, बाहर से कस्सी उठा ली। मान लीजिए किसी के घर में घुसा, गार्डन में कस्सी पड़ी थी और कुछ मिला नहीं तो उसने कस्सी उठा ली। अब विक्टिम को भी नहीं पता कि कस्सी उठाई है, ये पता है जी मेरे इसमें गार्डन में से कुछ उठाया उसने, तो इतना ट्रिवियल सा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पुलिस कह सकती है छोड़ो यार इसको इन्वेस्टिगेट मत करो। एग्जेजरेटेड असॉल्ट, कई बार क्या होता है मारपीट हो जाती है और उसके साथ वो और आरोप लगा देता है जी मारपीट हुई है, इसने मेरी चैन भी उतार ली, इसने मेरा ये भी उतार लिया। तो जब पुलिस को पता है कि ये एग्जेजरेटेड असॉल्ट है तो पुलिस उसमें भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर सकती है। और छठा पॉइंट, भाई मान लो इंजर्ड पर्सन है, वही कह रहा है कि भैया मैं इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं चाहता, लेकिन दिस शुड बी एन अनइंपॉर्टेंट केस। अगर वो इंपॉर्टेंट केस है तो इंजर्ड पर्सन कैन नॉट से, बिकॉज एन ऑफेंस इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो यहां पर इंजर्ड पर्सन की नहीं सुनी जाएगी। पर मान लीजिए अनइंपॉर्टेंट केस है तो, और इंजर्ड पर्सन भी कह रहा है कि छोड़ो जी क्या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी, समझौता मेरा इससे हो चुका है, छोड़ो मैं नहीं चाहता आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, तो उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, मतलब उनके पास डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो नहीं करेगी। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए आपको याद नहीं करने, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज दैट आई हैव एक्सप्रेस्ड कि हाँ इन मामलों में मतलब एग्जाम्पल्स दिए कि इन मामलों में पुलिस ये कह सकती है कि हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इनटू इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि भैया एफआईआर रजिस्टर करना, एक सेकेंड दिस स्टाइलस, ओके यस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि एफआईआर रजिस्टर करना तो मैंडेटरी है, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन करना भी मैंडेटरी है? तो उसमें हमने देखा नहीं, 2 केसेस हैं जहां पर पुलिस का डिस्क्रिशन है, देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट केस है सेक्शन 157(1) जिसमें वो कह रहा है कि देयर इज नो रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और दूसरा 157(1)(b) जिसमें वो कह रहा है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग इन एन इन्वेस्टिगेशन, और इसके हमने 6 कैटेगरीज देखी जिसमें पुलिस वो अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकता है।
तो ये 6 कैटेगरीज आपको नहीं पता, मतलब अगर आपको याद नहीं करने की जरूरत, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए ये 157(1), 157(1) और ये 157(1)(b) की जो हमने बात की थी, जिसमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करने से मना कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम आगे की कहानी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए वी आर ऑन ऑलमोस्ट ऑन दी, मतलब वी हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ द लेक्चर, तो ये टॉपिक और कर लेते हैं। फोर्थविथ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट, सेक्शन 157। अब दोबारा से सेक्शन 157 पे चलिए आप, और अगेन मार्क करिएगा बेरेक में। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट्स टेक ब्लू। चलिए देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिसीव और अदरवाइज ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि उसके पास रीजन है सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब उसे क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, उसको दो चीज करनी है। पहला, फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को वो फोर्थविथ रिपोर्ट भेजेगा। फोर्थविथ क्या है, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। और दूसरा, उसको क्या करना है, प्रोसीड इन पर्सन टू द स्पॉट। ये प्रोसीड इन पर्सन टू द स्पॉट हम देख चुके हैं, लेकिन फोर्थविथ रिपोर्ट जो उसको मजिस्ट्रेट को भेजनी है, ये क्या कहानी है। ये तो क्लियर हो गया ना कि 157(1) क्लियरली बोल रहा है, 157(1) क्लियरली बोल रहा है कि अगर वो व्यक्ति एफआईआर मिली है पुलिस को, तो उसके बाद उसको सबसे पहला काम क्या करना है, उसको फोर्थविथ रिपोर्ट करनी है मजिस्ट्रेट को। वो क्यों करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, वो हम सब डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ इस लेक्चर में बेसिक समझेंगे। तो सेक्शन 157 कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू फोर्थविथ सेंड द रिपोर्ट ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस मतलब कि कुछ अकर हुआ है, सम ऑफेंस हैज अकर्ड, तो उसकी अकरेंस रिपोर्ट हम मजिस्ट्रेट को जल्द से जल्द भेजेंगे। कब भेजेंगे, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। या तो आपके पास 154(1) की एफआईआर आ जाए, भाई इंफॉर्मेंट आपको बताए कि ऐसे ऐसे हुआ है, या फिर आपको अदरवाइज पता चले कि हाँ जी एक ऑफेंस हुआ। कुल मिलाकर आपकी नॉलेज में ये आ गया, ओआईसीपीएस की नॉलेज में आ गया कि भैया ऑफेंस हुआ है। अब जब नॉलेज में आ गया तो ओआईसीपीएस के पास दो ऑप्शन है, ठीक है भाई। नॉलेज में आ गया कि एक ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, चाहे वो 154(1) में इंफॉर्मेंट बताए या पुलिस को अदरवाइज पता चल जाए कि भैया जी ऐसे ऐसे एक ऑफेंस हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब क्या ऑप्शन है पुलिस के पास, पुलिस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा या वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो इन्वेस्टिगेट करता है, अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसके पास अगले दो चीज अगले क्या करना है, उसको सबसे पहले रिपोर्ट भेजनी है, सेंड द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। एक एफआईआर की कॉपी भेज देगा वो, ठीक है, कि जनाब ये एफआईआर आई है, उसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। मैंने आपको बताया था जब हम एफआईआर कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एफआईआर की अलग अलग कॉपीज होती हैं। एक कॉपी तो जाएगी मजिस्ट्रेट को, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मजिस्ट्रेट कॉपी, ठीक है। एक कॉपी जाएगी एसपी को, सीनियर ऑफ दी पुलिस। एक कॉपी दी जाती है इंफॉर्मेंट को जो इंफॉर्मेशन लेके आया है, और एक कॉपी पुलिस अपने पास रखती है। तो ये 4 कॉपीज बेसिकली बनती हैं। तो ये जो मजिस्ट्रेट वाली कॉपी है, इसको हम बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट, कि जनाब ऐसे ऐसे हमारे पास जानकारी है, हमने ये एफआईआर रजिस्टर कर लिया, एफआईआर की कॉपी हम आपको भेज रहे हैं। क्यों भेजी जाती है, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं, डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। दूसरा, वो क्या करेगा, प्रोसीड टू द स्पॉट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर पुलिस को यह जानकारी मिली है, चाहे वो इंफॉर्मेशन पे मिली हो, चाहे वो अदरवाइज मिली हो, कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी या इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेट कब नहीं करेगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेट बाकी सब मामलों में उसे इन्वेस्टिगेट करना है। अब अगला, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ इन्वेस्टिगेट करना है, तो अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट भेजेगा मजिस्ट्रेट को और प्रोसीड टू द स्पॉट, स्पॉट पे पहुंच जाएगा जहां पर क्राइम हुआ है। एक सिचुएशन है जहां पर वो सिर्फ रिपोर्ट भेज देगा मजिस्ट्रेट को, इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन प्रोसीड टू द स्पॉट नहीं करेगा, मतलब मौका वारदात पर नहीं जाएगा। और वो क्या है, सेक्शन 157 प्रोविजो 1 पे, प्रोविजो ए पे आइए। देखिए सेक्शन 157 का सबसेक्शन 1 प्रोविजो ए क्या कहता है, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर
जो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है वो पर्सन बाय नेम है कि भैया मिस्टर ए ने ऑफेंस किया है और ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर सीरियस नेचर का नहीं है लेकिन यही नहीं पता किसने किया है तो वहां पर जाके पता करना पड़ेगा ना किसने किया है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है वो दो कंडीशंस पूरी कर रही है। पहली कंडीशन क्या की, जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नाम के साथ इंफॉर्मेशन है कि ये जो ऑफेंस है मिस्टर ए ने किया है। ये दोनों क्राइटेरिया अगर पूरे हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर स्पॉट पर जाके इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि स्पॉट पर जाके इन्वेस्टिगेट करने की अब जरूरत है ही नहीं। तो वन सिचुएशन where he need not proceed to the spot for local or spot investigation बोलते हैं इसको, when information as to the commission of offense given against any person by name, जो जानकारी दी गई है अक्यूज के अगेंस्ट वो नाम के साथ दी गई कि मिस्टर ए ने किया है, बी ने किया है, रोहित ने किया है, शर्मा जी ने किया है, किसी ने भी किया है, एंड द केस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, केस सीरियस नेचर का भी नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, वन अक्यूज्ड बाय नेम, दूसरा ऑफेंस नॉट ऑफ सीरियस नेचर, तब पुलिस ये कह सकती है कि हम प्रोसीड टू द स्पॉट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें प्रोसीड टू द स्पॉट करना है। अब देखिए हमने ये देख लिया, वी हैव सीन कि इन्वेस्टिगेट करेगा तो क्या उसको करना है। अब देखिए वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, he has decided, the police officer has decided, जो उसका डिस्क्रिशन था जो हमने डिस्कस किया था उसमें he has decided that he will not investigate। अब उसे अगले स्टेप क्या करना है, सबसे पहला वही send the report to the magistrate। अब जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो रिपोर्ट भेज रहा था, उसमें क्या भेज रहा था, एफआईआर की कॉपी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो उसको क्या क्या भेजना पड़ेगा, एफआईआर की कॉपी प्लस एक्शन टेकन कॉलम होता है। जो एफआईआर की आप कॉपी भेजेंगे उसमें कॉलम्स होते हैं, तो उसमें एक्शन टेकन कॉलम होता है, उस एक्शन टेकन कॉलम में वो लिख के भेजेगा कि रिफ्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन, कि मैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो अकरेंस रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि जी ये एफआईआर की कॉपी है, मैं प्रोसीड टू द स्पॉट कर रहा हूं। अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो एफआईआर की कॉपी के एक्शन टेकन कॉलम में रिफ्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वो मामला आता है सेक्शन 157(1)(b) का, सेक्शन 157(1)(b) का मामला क्या था, व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इन्वेस्टिगेट, तो उसमें उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को कि भैया मैं इस मामले में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। अब मान लीजिए इन्फॉर्मेंट आता है, आपको जानकारी देता है, एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो ये डिसाइड करता है कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, उसका डिस्क्रिशन है। मैंने आपको बताया दो केसेस में। जो दूसरा केस था जो 157(1)(b) में कवर हो रहा है, दिस वन जो 157(1)(b) में कवर हो रहा है, उस मामले में उसकी जिम्मेदारी है पुलिस ऑफिसर की कि वो नोटिफाई करे इन्फॉर्मेंट को कि भाई मैं इस मामले में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। इस प्रोविजन का क्या लॉजिक है, इस प्रोविजन का लॉजिक ये है कि उसको जब जानकारी मिल जाएगी इन्फॉर्मेंट को कि भाई पुलिस तो इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो भाई इन्फॉर्मेंट चाहे तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, कंप्लेंट केस कर सकता है, या सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जा सकता है कि साहब ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। तो ये तभी तो पॉसिबल होगा ना जब पुलिस उसको बताएगी कि हम तेरे इस मामले में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं जो तूने इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि जब भी पुलिस ये डिसाइड करती है कि इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या क्या करना है। सबसे पहले उसको रिपोर्ट भेजनी है मजिस्ट्रेट को, उसमें एफआईआर होगी और उसमें इन्वेस्टिगेशन रिफ्यूज का कॉलम होगा कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। और सेक्शन 157(1)(b) के मामले में इन्फॉर्मेंट को भी ये बताना है कि भाई हम इस मामले में जांच नहीं कर रहे हैं। विद दिस एपिसोड इज कंप्लीट। अगले एपिसोड में हम अकरेंस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएगी, क्यों जाती है, उसका पर्पस क्या होता है, अगर डिले हो जाए तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स हैं। दैट वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट एपिसोड। See you in the next episode. Thank you.